היעד השני במקביל הוא לגבות מחיר עצום. ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मयंक और हमारे साथ हैं दिव्यांशु सिंह। हाल फिलहाल के घटनाक्रम को देखें मिडिल ईस्ट को लेकर के तो वहां पर बहुत कुछ घटा है। यूएन में ईरान पर सैंक्शंस बढ़े हैं। पहले से जो प्रतिबंध लगे थे वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ में स्नैपबैक प्रक्रिया के तहत एक बार फिर से सैंक्शंस लग गए हैं। इसके अलावा ईरान ने अपनी फ़ज़ाई ताकत यानी कि हवाई शक्ति को और ज़्यादा मजबूत किया है। अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ईरान मजबूत करता जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान संभवतः परमाणु हथियारों की जो तैयारी है, जो परमाणु हथियार बनाने की जो तैयारी है, उनको तेज कर चुका है। क्योंकि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ऐसा माना भी जा रहा था कि ईरान जो है अब बहुत युद्ध स्तर पर परमाणु हथियार बनाएगा। बहरहाल कहां बना रहा है, कैसे बना रहा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे इतर एक बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच एक और जंग छिड़ सकती है। जी हां, ये सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि वास्तविकता है जो कि कयासों पर आधारित है। हालांकि कुछ इसमें फैक्ट्स भी नजर आते हैं। तो हमारे साथ दिव्यांशु सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो कि इस मुद्दे पर हमारे साथ थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। दिव्यांशु, ये जो बातें सामने आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, क्यों है और क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है? देखिए मयंक, जैसा कि लगातार हम लोग मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें कवरेज में देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दीन दुनिया जैसा एक शो है, उसमें भी लगातार इमरान खान जी इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि आखिरकार ईरान किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है। क्योंकि ईरान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें पहले से ऐसे इनपुट्स मिलते रहे हैं। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि ईरान के साथ जो युद्ध के मैदान में रह चुका है, जो लगातार तैयारी करता रहता है, जिसकी सत्ता ही एक तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि जिसकी सत्ता ही ये समझिए कि युद्ध की बदौलत चल रही है। हम किसी और की चर्चा नहीं कर रहे, इसराइल की ही चर्चा कर रहे हैं। जैसा आपने सवाल किया कि संभावित युद्ध को लेकर ऐसे कयासबाजी क्यों जारी है, तो इसके खिलाफ जो मयंक एक चीज है कि इसके साथ ये समझिए, हिब्रू मीडिया की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि इसराइल को इस बात की चिंता है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। 12 से 13 दिन का जो युद्ध है, ध्यान रखिएगा कि उस युद्ध में ईरान ने किस तरीके से अपनी तैयारी दिखाई थी उस वक्त, जबकि इसराइल ने अचानक से अटैक कर दिया। न सिर्फ इसराइल बल्कि इस बात को भी गौर कीजिएगा कि उसके साथ अमेरिका भी था। बिल्कुल, अमेरिका ने भरपूर सहायता की। और हम तो बार बार ये कहते आए हैं, यहां तक कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हमसे जुड़ते हैं या फिर इमरान खान जी जो अपनी रिपोर्ट में बार बार बताते हैं कि जो इसराइल है, अगर उसकी मदद अमेरिका न करे तो ईरान अकेले उस पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, ईरान की जो मिसाइलों का जखीरा है, जो वहां से रिपोर्ट्स आती हैं, जिस तरीके की तैयारी है, वो अपने आप में काबिले तारीफ हम कह सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दुश्मन सिर्फ इसराइल नहीं है, अरब के बाकी मुल्क हैं और इनमें सबसे पहले नाम आता है सऊदी अरब का। तो ये चीजें हैं जब से हिब्रू मीडिया में इस बात की चर्चा हुई है। इसके अलावा इसराइल की तमाम रिपोर्ट्स हैं, वहां के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, इवन प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक को इस बात की जानकारी दी जाती रही है कि किस तरीके से ईरान अपनी सुरक्षा तैयारियों में लगातार इंप्रूव कर रहा है। उन चीजों को हमने खबर ये भी बताई थी कि MiG-29, इसके अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ, इनके साथ साथ और भी चीजें हैं जो रूस से ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं तेहरान में। तो जब ये खबरें पहुंचती हैं तो इसराइल को इस बात के लिए कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि ईरान अब वो पहले की तरह नहीं रहा, जो जून में उन्होंने एक तरीके से उनके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को इस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि जब अचानक से युद्ध की जो सायरन बजे थे तो उस वक्त ईरान के डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गए थे। उन्हें यह पता नहीं लग पाया कि किस तरीके से अचानक से हमला हुआ है। हालांकि उसके बाद जब जवाब ईरान की तरफ से दिया गया तो उसको भी इसराइल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अमेरिका का थार्ड सिस्टम तक फेल हो गया था। मिसाइल जब एक के बाद एक लगातार छोड़े जाते रहे, दर्जनों की संख्या में, जब एक साथ वो निकलते थे फर्राटे भरते हुए, तो वो इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जिसकी हम बात करते हैं, इसके अलावा अमेरिका का थार्ड
जो अपने आप में अमेरिका खुद कहता है कि इससे बेहतरीन कोई डिफेंस सिस्टम नहीं हो सकता, वो तक फेल हो जा रहे थे। इसके अलावा तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी उसके पास मौजूद है, इसराइल के पास। तो हमने वो देखी तबाही की तस्वीरें कि सिर्फ गजा ही नहीं, गजा में किस तरीके से जो भयंकर युद्ध के बाद की स्थिति पैदा हो चुकी है, वहां पर जो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, वो लोग जो तड़प तड़प कर वहां पर अपनी जान दे रहे थे, वो तस्वीरें हमने इसराइल से भी देखी, तेल अवीव से देखी, जो सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। बिल्कुल। हाइफा, यहां तक कि यरूशलेम, जो रिफाइनरी ऑयल है इसराइल का, वो कोलैप्स कर गया। तो इसराइल के लिए वो धक्का लगा। तो उसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई, वो कहीं ना कहीं इसराइल की अर्थव्यवस्था को भी चौपट करने में अहम रोल निभा रही थी। तो जो सवाल आपने शुरुआत में पूछा कि क्यों इस बात की चर्चा तेज हो गई, तो देखिए सिंपल सी चीज है, ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस बात के लिए अब दबाव इसराइल पर बनाया जा रहा है कि या तो युद्ध को समाप्त करो, या तो पहले अमेरिका की शर्तें मानो, या जो सीज फायर है बिल्कुल उसको लेकर विचार करो। क्योंकि कतर पर किस तरीके से अटैक कर दिया था, हमने इस बात के लिए बार बार रिपोर्ट किया है कि देखिए, जब भी इस्राएली प्रधानमंत्री को लगता है कि अब सीज फायर पर सहमति बनेगी, शांति हो जाएगी, तो उन्हें ऐसा ना हो कि इसराइल से उनकी विदाई हो जाए, यानी प्रधानमंत्री पद से उनकी विदाई हो जाए। बिल्कुल। जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि ईरान के हमलों से जो बोझ, जो दर्द इसराइलियों ने झेले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले इसके नहीं झेला था, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो गंभीर चोट थी। इसकी वजह से जैसे ही गजा में शांति होगी, सीज फायर का ऐलान होगा, तो उसके बाद नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाएगी कि सत्ता में कैसे बनेंगी। इसके लिए हो सकता है वो आनन फानन में ईरान पर अटैक कर दें। बिल्कुल। और इसमें कुछ और भी बातें सामने आती हैं, जैसे कि हमने देखा कि 12 दिवसीय जो युद्ध है, जिसको हम अब 12 डेज वॉर के नाम से जानते हैं, इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने हमला किया। तो जाहिर है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं, इतने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपनी जो मिसाइलों की जो ताकत है उसको बनाया है, मजबूत किया है, और उसने दिखाया है कि न सिर्फ इजराइल का 1 या 2 शहर बल्कि पूरा इजराइल उसकी जद में है। और इसके बाद से अब जो है ईरान अपनी फजाई ताकत को, अपनी हवाई ताकत को मजबूत कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जब प्रतिबंध लग गए थे, तो उसके बाद ईरान के पास जो फाइटर जेट्स थे वो 50-60 साल पुराने हैं, और वो भी अमेरिका के वक्त के, जब वहां पर रेजा शाह पहलवी जो है, जो ईरान के पूर्व राजा थे, उनके शासन के तौर पर, शासन के वक्त में जब वो आए थे, उसके बाद से ईरान को किसी भी तरह के फाइटर जेट नहीं मिले, और अब जो है रूस मदद कर रहा है। तो जाहिर है कि ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो ये भी इसमें एक वजह सामने हो सकती है कि ईरान जब अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो इससे जाहिर है कि इजराइल को खतरा हो, क्योंकि इजराइल जो है वो ईरान को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। बहरहाल दिव्यांशु, मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रतिबंध लगाए, JCPOA का मामला था, उसके बाद स्नैपबैक प्रक्रिया आती है, तो इन प्रतिबंधों का कितना कुछ फर्क जो है वो ईरान की सैन्य ताकत पर, खासतौर पर अगर हम बात करें, तो पड़ सकता है? देखिए, मैं बहुत बेहतर सवाल ये है, क्योंकि बहुत खास बात यह है कि ईरान पहले से ऐसे प्रतिबंधों को झेलता आया है। साल 2015 में लगाया गया, फिर किसी तरीके से बातचीत हुई, तो उसके बाद अमेरिका ने इस बात के लिए उनको बाकायदा ये कहीं ना कहीं सल्यूशन के तौर पर बताया और इस बात को माना। हालांकि बाद में वो एक संबंध भी बनाते हैं, फिर उसे खुद से तोड़ देते हैं। जिस तरीके से ईरान लगातार इस बात के लिए अमेरिका पर आरोप लगाता है, खुद जो खामेनेई हैं, वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस बात के लिए बार बार खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्तमान में भी प्रेसिडेंट हैं, उनको भी उन पे एक तरीके से व्यक्तिगत भी आरोप वो लगाते रहे हैं, खुलकर बोलते रहे हैं कि ऐसे अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ईरान ने फिर भी भरोसा कर लिया था कि चलिए ठीक है, आवाम की उन्नति के लिए एक बार उन्होंने इस तरीके से भरोसा किया, लेकिन फिर से भरोसे को जब उन्होंने टूटता हुआ पाया, तो कहीं ना कहीं अब ईरान में इस बात के लिए मांग उठने लगी है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि यूएन में किस तरीके से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान की तरफ से इस बात के लिए जब उनकी तरफ से संबोधन किया जाता है, तब भी वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर का, वो हथियार बनाने का नहीं है। बिल्कुल, बार बार ईरान इसको साफ करते आए, यहां तक कि जो फतवा भी शुरू से वहां पर है, वो भी इस बात के लिए पुष्टि करता है कि उनका मकसद हथियार डेवलप करना नहीं है, न्यूक्लियर, वो सिर्फ आवाम के लिए ऐसा कर रहे हैं, और वो भी ऊर्जा पूर्ति के लिए, ना कि हथियारों की दौड़ में। हालांकि ईरान
कि वो पर्सनल थॉट हो सकते हैं, उसकी अपनी किस तरीके से वो क्या करना चाहता है, वो कुछ गुप्त बातें भी आमतौर पर राष्ट्रों की होती है। क्षेत्रीय संप्रभुता। हाँ बिल्कुल, वो संप्रभुता के लिए भी, क्योंकि इसराइल भी इस बात को नकारता रहा है और इस बात की जानकारी भी नहीं है, ना ही IAEA के पास कोई संबंध है इसराइल का खुद, क्योंकि इस तरीके से जब इसराइल के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो फिर ईरान के साथ दो तरफा व्यवहार होता है, ये ईरान पहले से आरोप लगाते आया है। लेकिन जो बात आपने की है कि सैंक्शंस के लिए ईरान पर क्या क्या असर पड़ता है, देखिए असर तो पड़ता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। खुद फाइटर जेट की बातें आपने बताई, किस तरीके से उनके फाइटर जेट्स पुराने हो चुके हैं, यहां तक कोई रक्षा समझौता नहीं हो सकता, कोई सैन्य समझौता नहीं हो सकता, मिसाइल कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ईरान इन सब चीजों को दरकिनार करते आया, क्योंकि मिसाइल के कार्यक्रमों में वो खुद इतना सक्षम हो चुका है कि आज के समय में उसके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो दुनिया के उन्नत देशों के पास शायद ना हो। जिस हिसाब से मिसाइलों का जखीरा उसके पास पड़ा हुआ है, वो चाहे 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता की मिसाइलें हो, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की बात हो, वो सब कुछ ईरान के पास मौजूद है। और 12 दिन के युद्ध में हमने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से इसराइल को कहीं ना कहीं वो घुटनों पर लेकर आया था। इस बात को हमें कहीं ना कहीं स्वीकारना होगा कि ईरान ने जिस हिसाब से अपने मिसाइलों का प्रदर्शन किया वो अपने आप में खास हो चुका था। तो अब जो फाइटर जेट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके थे, लेकिन इन प्रतिबंधों से पहले ही ईरान के पास MiG-29 जैसे फाइटर जेट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अमेरिका सैंक्शन लगाने में देरी कर चुका है, ठीक है। और बाकी की चीजें जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वो भारत के पास भी हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी वो चीजें दिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त ईरान के पास हो चुका है, यानी आयरन डोम के बाद ईरान के पास भी एक ऐसा सिस्टम हो चुका है जो अब कहीं ना कहीं, अब जब युद्ध, अगर संभावित युद्ध जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वो छिड़ता है तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान, उसे पहले से पता है कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से जब UN में भाषण दिया जाता है तो वो खुलकर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो लौटते हैं उसके बाद ईरान पर इस तरीके का एक्शन लिया जाता है, वापस से वही 10 साल पुराना सैंक्शंस लगा दिया जाता है। हालांकि ईरान ने इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। एक ईरानी सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब संसद में इसके खिलाफ एक बिल लाना चाहिए, हमें संबंध तोड़ लेना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से, हमें बिल्कुल अलग होना है। और खुद वहां के जो संसद के प्रमुख हैं उन्होंने भी, मोहम्मद बागेर, उनकी तरफ से भी अब एक मीटिंग बुलाई गई है। वो मीटिंग में देखना ये होगा कि सर्वोच्च नेता जो खामेनेई है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इन प्रतिबंधों के बाद। बिल्कुल, और कुछ बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं, लेकिन UN के जो सैंक्शंस लगे उसके बावजूद, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हमने देखा कि ईरान की जिस तरीके से मिसाइल शक्ति है वो 12 डेज वॉर में भी हमने देखा है। और इसके बाद एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, जो विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जो जानकार हैं, वो ये भी कहते हैं कि कोई भी जब युद्ध होता है तो जाहिर तौर पर वो अपनी कमजोरियों को पता करने का भी एक तरीका होता है। तो उसे पता चली और ईरान ने उसके बाद अपनी हवाई क्षमता को मजबूत किया। ईरान अब जो है वो धीरे धीरे, लेकिन परमाणु समझौते को लेकर के, माफ कीजिएगा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब अमेरिका और इजराइल ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर परमाणु हमले किए तो उसके बाद ये खबर सामने आई कि किस तरीके से ईरान ने वो जो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम था वो सेफ जोन में स्टोर कर दिया। उसके बाद उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आई। तो क्या यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है, क्या ये संभावना है कि ईरान ने किसी गुप्त स्थान पर अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो एक बार फिर से शुरू कर दिया है? देखिए, इस बात की संभावना भी तेज है और ईरान से जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, यहाँ तक कि हम लोग खुद जो रिपोर्ट करते हैं उसमें भी इस बात की चर्चा तेज रहती है। कोई भी देश होगा, अगर उसके साथ इस तरीके से कोई घटना हुई हो तो वो खुद में अपने आप में सुरक्षित होने लगता है, अपने आप को सुरक्षा देने लगता है, अपनी चीज़ों को गुप्त रखने लगता है। तो संभावित तौर पर ईरान भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। ईरान ने शुरुआत में इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि फोर्डो, नतांज, इस्फहान, जैसा आपने बताया कि उस पर जब अटैक हुआ था तो उसको कोई नुकसान हुआ। हालांकि बाद में उसने खुद इस चीज़ को माना भी। उसने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस बात के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल से इसके लिए जुर्माने की राशि भी वसूलने के लिए वो केस करेंगे। हालांकि वो उनका अपना परिप्रेक्ष्य कि वो क्या करते हैं, इसमें कौन सा एक्शन लेते हैं। लेकिन जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं वो खबरें आ रही हैं, विश्लेषकों का भी ये मानना है कि ईरान अपने इस अभियान को तेजी से चला रहा है क्योंकि उसे पता है कि फिर से अमेरिका और इसराइल कुछ इसी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे में अब
पब्लिक डोमेन में ऐसी खबरों को कहीं ना कहीं रखना, अपने उन ठिकानों को बताना, जैसा वो पहले गलती कर चुका है एक बार कि फोर्दो, नतांज, इस्फहान जिस पर अटैक भी किया गया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो पब्लिक में लाना भी नहीं चाहता। और वो कितनी गहराई में जमीन की, हम भी पहले चर्चा कर रहे थे, बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, कितना क्षति पहुंचा पाया या अमेरिका तक को नहीं पता था। वहीं के जो प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि कोई किसी भी तरीके की हानि नहीं हुई है इतनी, जिस स्तर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस में आकर बयान देते हैं। बिल्कुल, और बल्कि इसमें तो एक और भी बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, कि अमेरिका की ही जो एजेंसी है DIA, उन्होंने भी ये बयान जारी कर कहा था, क्योंकि बयान जारी कर ये कहा था कि उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो डायरेक्टर हैं उनको अपना पद गंवाना पड़ता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है, जबकि वो उनके देश की सुरक्षा एजेंसी है, जांच एजेंसी है, लेकिन वो उसके खिलाफ इस तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं। तो इसको हम खिजी समझ सकते हैं कि एक तरीके से खुद के जो लोग हैं, अगर वो अपनों का पोल खोलें तो फिर व्यक्ति के पास क्या उपाय रह जाते हैं। तो वो यही कर सकता है कि अगर वो बड़ा है तो उसे हटा ही दें, कि ये बाहर रहेगा तो कुछ बोलेगा नहीं और इसकी बातों का वैल्यू नहीं रहेगा। फिलहाल इसराइल भी इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है अंदर ही अंदर कि उनकी तरफ से जो हमला किया गया वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए अपने आप में सेल्फ गोल साबित हो गया। उसके बाद से इसराइल अपनी कमियों को दूर करने में लगा हुआ है। गजा में हम देख रहे हैं किस तरीके से उनकी तरफ से अटैक किया जा रहा है, और इसराइल भी इस चीज़ को मानता है कि उसका जो सिस्टम था वो फेल हुआ था। उसने भी अपनी तस्वीरें, जो कि तस्वीरें ऑलरेडी वो कितना छुपा कर रखते थे, उन पर कोई हानि भी होती थी उन तक, तो वो उन चीज़ों को बाहर नहीं आने देते थे। एक तरीके से एम्बार्गो भी लगा चुके हैं वो प्रेस पर कि वो उन खबरों को दे ना सकें, वो खबरें दबाई जा सकें, नहीं तो अपने आप में जो वहाँ की आवाम है वो खुद खिलाफत करने लगेगी कि अब बस कीजिए। और इसराइली खुद चाह रहे हैं कि अब युद्ध बंद हो। वो लगातार कई सालों से युद्धग्रस्त हैं और उन्हें पता है कि ईरान के साथ जब हमला हुआ था, ईरान का जब हमला हुआ था, उसके साथ जब युद्ध हुआ था, तो उसमें किस तरीके से हानि पहुंची थी, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। पहली बार यह ऐसा था कि जब ईरान की तरफ से इस लेवल पर अटैक किया गया हो। और दूसरी बात कि इसराइल कई बार इस मौके पर गलत भी साबित हुआ है कि वो इस तरीके के आरोप लगाया हो। मैं इस बात को एक तरीके से और कोट कर सकता हूं कि जब हमने पिछले कुछ महीनों पहले ही देखा था कि न्यायालय में नेतन्याहू पेश हुए थे, प्रधानमंत्री, और जज सुनवाई करने ही वाले थे कि अचानक से खबर आ जाती है कि IDF ने सीरिया पर अटैक कर दिया है। और उसके बाद ये खबर जज को बताई जाती है और नेतन्याहू को तुरंत जज कहते हैं कि ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो आप जा सकते हैं तुरंत, और सुनवाई टल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से, हालांकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उनकी क्या सोच है वो अपने हिसाब से वो रख सकते हैं अपने विचार को कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि आने वाला समय एक महायुद्ध की तैयारी पर भी पहुंच चुका है। और क्या फिर से वही गलती इसराइल करेगा या अपनी गलतियों में सुधार कर रहा है? यूएन के जो सैंक्शंस हैं वो किस तरीके से ईरान को प्रभावित करते हैं, ईरान इनसे निपटने के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहा है? दूसरी तरफ अमेरिका कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है इन चीज़ों में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल बड़ा है और इनके जवाब जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में भी मिलेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से उनका जो संवर्धित यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंपने के लिए कहा, तो फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम या संवर्धित यूरेनियम जो है वो किसी भी दूसरे देश को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि ये उनकी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की संप्रभुता का सवाल है। क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास में संवर्धित यूरेनियम को संवर्धन करने की जो शक्ति है वो आ पाती है, बहुत कम ऐसे देश हैं, और इसी वजह से उन्होंने मना किया। तो कुल मिलाकर के ये जो बातचीत है उसका जोड़ तोड़ यही है कि ईरान झुकने वाला तो फिलहाल नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने मजबूती से पहले मुकाबला किया था, वो आगे भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति सामने आती है तो ईरान जाहिर तौर पर मुकाबला करेगा। लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से अमेरिका की क्या भूमिका होती है, इजराइल का अगला कदम क्या होगा और इजराइल के कदम पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया होती है। ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय में पता चलेंगे और लाइव हिंदुस्तान आप तक इन सवालों के जवाब जरूर पहुंचाएगा। शुक्रिया हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।